हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइव पर। दोस्तों, आज से हम जो क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं वो आपकी बेसिक कंप्यूटर की क्लासेज होंगी, जो कि अगर हम देखें तो राजस्थान पटवार, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और अभी राजस्थान के अंदर जो आपकी जो प्राइमरी और गवर्नमेंट स्कूलें होंगी, इनके अंदर जो टीचर्स की वैकेंसी आई है कंप्यूटर टीचर्स, उसकी प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये क्लासें बहुत ही लाभदायक होने वाली हैं। दोस्तों, हम टॉपिक वाइज रोजाना एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक्स को हम इमेजेज के रूप में हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम लोग जैसे भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे उसकी इमेज के साथ में समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। आइएगा दोस्तों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो होने वाला है वो आप स्लाइड में देख रहे होंगे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें, यानी कि कंप्यूटर की पीडीओ के बारे में हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक रूप से मैं बताना चाहूंगा, अगर हम कंप्यूटर की पीडीओ की बात करते हैं तो कंप्यूटर की पीडीओ से अब बच्चों आप क्या समझते हैं। कंप्यूटर की पीडीओ की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर की पीडीओ से हम समझते हैं, जैसे अगर हम एक फैमिली की बात करते हैं, हम हमारी खुद की बात करें तो हम लोग क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी एक शब्द यूज करते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है कि जो हमारे से बड़ी जनरेशन के लोग थे, उनसे बड़ी जनरेशन के लोग थे, फिर उनसे बड़ी जनरेशन के लोग थे। यानी कि अगर एक तरीके से हम समझना चाहें तो जो हम हैं, हमारे माता पिता के भी माता पिता, फिर उनके भी माता पिता। तो उस समय जब हमारे दादाजी की बात करते हैं तो दादाजी के भी जो माता पिता थे, उस समय उनके समय में किस तरह की चीजें चला करती थी, ठीक है। और उसके बाद में जब हमारे दादाजी का जन्म हुआ उस समय की सिचुएशन क्या थी, फिर हमारे पिताजी का जन्म हुआ उस समय की सिचुएशन क्या थी, और फिर हमारा जन्म हुआ उस समय की सिचुएशन क्या थी। तो ये क्या होती है, इन ऐसी सिचुएशन को या ऐसी पोजीशन को हम बोल सकते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। क्लियर। तो ऐसे ही हम जो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर अगर बात करें तो कंप्यूटर को किस तरीके से डेवलप किया गया, यानी कंप्यूटर की शुरुआत में कंप्यूटर किस तरह का बनाया गया, उसके बाद में क्या नई टेक्नोलॉजी आई, क्या मॉडिफिकेशन किया गया कंप्यूटर के अंदर, और किस तरीके से फिर अगले नई डिजाइन का कंप्यूटर तैयार किया गया। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसी प्रोसेस को बोलते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की पीढ़ियां। ठीक है। अगर हम बात करें अब कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के बारे में आप सभी जानते होंगे कि कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो अर्थमेटिकल और लॉजिकल क्रिया करने के काम में ली जाती है। ये इसकी मेन सी डेफिनेशन है। अगर डिटेल डेफिनेशन की बात करें तो कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जिसमें हम क्या करवाते हैं, इनपुट देते हैं यूजर के द्वारा, और उसके बाद में इनपुट को प्रोसेस करता है कंप्यूटर, और प्रोसेस करने के बाद में यूजर या हम बोल सकते हैं उपभोक्ता की जरूरत के अनुसार उसको आउटपुट के रूप में सूचना उपलब्ध करवाता है। ये आपकी कंप्यूटर की परिभाषा होती है। ठीक है। तो वो कंप्यूटर की अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये तो एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट हो गया, बट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में वो पढ़ेंगे कंप्यूटर की पीडीओ के बारे में। तो कंप्यूटर को विकास के आधार पर, विकास यानी कि डेवलपमेंट, विकास को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंग्लिश में डेवलपमेंट बोलते हैं। तो कंप्यूटर के विकास के आधार पर अगर हम बात करें तो नई नई डिजाइन, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ में जो बिल्डअप किया गया यानी कि बनाया गया, उसी मेथड को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, उसी मेथड को हम क्या किस नाम से जानते हैं, पीडीओ के नाम से जानते हैं, यानी कि जनरेशन के नाम से जानते हैं। तो कंप्यूटर की अब तक के अगर विकास क्रम को अगर हम बात करें, कंप्यूटर का जो अब तक का विकास क्रम है हमने उसको कुछ ईयर्स में डेवलप किया। यानी कि सबसे पहले अगर कंप्यूटर की बात करें तो 1940 के आसपास में कंप्यूटर का निर्माण किया गया था, पहली बार एक रूपरेखा तैयार की गई थी। उसके बाद में बात करें तो कुछ पैरा रहा होगा, यानी कि कुछ अगर हम बात करें तो कुछ समय ऐसा रहा होगा, उस समय ऐसे ही कंप्यूटर का उपयोग किया जाने लगा। फिर कुछ समय के बाद में नई टेक्नोलॉजी आई, जैसे अगर हम समझें, आप मोबाइल सभी उपयोग में लेते हो, प्रत्येक बच्चा मोबाइल को काम में लेता है। अगर हम बात करें जब हम शुरुआत में जब हम मोबाइल काम में लेने लगे थे, उस समय अगर हम मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात करें तो 3G मोबाइल टेक्नोलॉजी काम में ली जाती थी। 3G का मतलब हो गया आप इंटरनेट से इतने परिचित नहीं थे, बस ओनली कॉलिंग
और जो भी कॉल के अंदर क्या करते थे, आप बात कर लिया करते थे और टेक्स्ट मैसेज अवेलेबल था। उसके बाद में आपके पास में टेक्नोलॉजी आई, 2G के बाद में 3G टेक्नोलॉजी आई, 3G में आपने इंटरनेट का उपयोग शुरू किया। फिर उसके बाद में आपने देखा हो तो 4G टेक्नोलॉजी जो वर्तमान में हम यूज कर रहे हैं, और उसके बाद में भी अभी 5G पे काम चल रहा है, 5G टेक्नोलॉजी आ चुकी है मार्केट में। ठीक है, उसी तरीके से अगर कंप्यूटर की स्टार्टिंग की हम बात करें तो स्टार्टिंग में कंप्यूटर कैसा था, तो उसी के आधार पर हमने इसको पांच कंप्यूटर की पीढ़ियों में विभक्त किया है बच्चों, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब बच्चों मैं बताना चाहूंगा कि आपसे जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा वो क्या पूछेगा, तो क्वेश्चन इन पीढ़ियों में से क्या पूछेगा कंप्यूटर की बारे में। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कंप्यूटर की सेकंड पीढ़ी की अगर हम बात करें तो किस समय से लेकर किस समय तक काम में ली गई। तो दोस्तों यही क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट होगा। तो आइएगा हम स्टार्ट करते हैं, देखिएगा बेसिक कंप्यूटर क्लास। इसके अंदर हम कंप्यूटर की आज की क्लास में सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर की फर्स्ट पीढ़ी के बारे में। क्लियर? तो कंप्यूटर की अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं बच्चों, तो आप देख पा रहे होंगे कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की अगर हम बात करें, यह आपकी बच्चों 1942 से 1956 तक का जो समय था, उस समय के अंदर कंप्यूटर को प्रथम पीढ़ी के नाम से जाना गया। अब दोस्तों इस समय में किस तरह के कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता था, उनको हम किस नाम से जानते थे, उनके अंदर किस तकनीक का उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें प्रथम पीढ़ी की, तो इस समय के जो कंप्यूटर थे वो आकार में सबसे बड़े हुआ करते थे, आकार में बहुत बड़े आकार के कंप्यूटर हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अब इनकी टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, तो दोस्तों इनको टेक्नोलॉजी के अंदर अगर बात करें तो इस प्रकार के कंप्यूटरों में सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे, इस प्रकार के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब को अगर हम बात करें हिंदी में निर्वात नलिका बोलते हैं। जो स्टूडेंट मैथ साइंस बैकग्राउंड से हैं उन्होंने फिजिक्स के अंदर निर्वात ट्यूब के बारे में पढ़ा होगा, या 11वीं की केमिस्ट्री के अंदर आपने निर्वात नलिका के यानी वैक्यूम ट्यूब के बारे में अध्ययन किया होगा। तो इस प्रकार के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। तो बच्चों आप अब पूछोगे सर वैक्यूम ट्यूब कैसी होती थी, तो जो आप ये पिक्चर देख रहे हो दोस्तों, ये एक्चुअली वैक्यूम ट्यूब की है। वैक्यूम ट्यूब एक तरीके से सेमीकंडक्टर जो डिवाइसेज अभी वर्तमान में हम काम में लेते हैं, कंपोनेंट्स जो हमारे सर्किट्स में लगे हुए होते हैं, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, रजिस्टर्स है, इनके स्थान पर उस समय जो कंप्यूटर के अंदर मेन मुख्य डिवाइस काम में ली जाती थी या मुख्य उपकरण काम में लिया जाता था बच्चों, वो क्या कहलाता था, आपका वैक्यूम ट्यूब कहलाता था। दूसरा, इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में अगर हम बात करें स्टोरेज डिवाइस की, यानी कि संग्रहण डिवाइस के रूप में, संग्रहण को हम बोलते हैं बच्चों स्टोरेज डिवाइस के रूप में अगर हम बात करें, तो इस जनरेशन के अंदर जो स्टोरेज के रूप में हम जिस प्रकार की डिवाइस का हम उपयोग करते थे, वो डिवाइस दोस्तों चुंबकीय ड्रम प्लस पंच कार्ड, ये दोस्तों उस समय की क्या थी, मेमोरी डिवाइस थी एक तरीके से, जिनके अंदर डेटा को क्या किया जाता था, स्टोर किया जाता था। नेक्स्ट, अगर अब दोस्तों हम इस प्रकार के कंप्यूटरों की आकार की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट है हमारा, अगर इस प्रकार के कंप्यूटर्स का आकार या साइज की बात करें, तो दोस्तों अधिक विशाल आकार
यानी कि एवं बड़े, यानी कि हम बोल सकते हैं बड़े हुआ करते थे आकार में। अब दोस्तों चौथा पॉइंट, अगर हम इनके स्पीड की बात करें, स्पीड बोले तो इसको हम हिंदी में गति बोलते हैं। गति का मतलब होता है दोस्तों, जैसे आप मोबाइल यूज करते हो तो अगर आपका मोबाइल का प्रोसेसर स्लो है तो आप देख पाते हो, जब भी आप कोई भी फाइल खोलते हो, कोई भी एप्लीकेशन खोलते हो, तो आपका मोबाइल हैंग हो जाता है, एक तरीके से स्लो काम करता है। उसी को आपका जो मोबाइल की काम करने की जो गति होती है उसको ही हम स्पीड के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनकी अगर हम गति की बात करें तो गति क्या हुआ करती थी, बहुत धीमी हुआ करती थी। तो धीमी गति के कंप्यूटर हुआ करते थे। इनकी गति जो क्या थी बच्चों, धीमी थी, तो स्लो स्पीड थी। अब दोस्तों हम पांचवा पॉइंट बात करते हैं इस प्रकार के कंप्यूटर की। अगर हम लैंग्वेज की बात करें, यानी कि लैंग्वेज बोले तो भाषा की बात करें, इन कंप्यूटर के अंदर काम में ली जाने वाली भाषा, तो दोस्तों इस प्रकार के कंप्यूटर में, यानी कि प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर में जो भाषा काम में ली जाती थी वो आपकी क्या कहलाती थी, मशीनी भाषा कहलाती थी। मशीनी भाषा का उपयोग किया जाता था। मशीनी भाषा बोले तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज का क्या किया करते थे, हम उपयोग करते थे बच्चों इस प्रकार के कंप्यूटर्स में। इस प्रकार के कंप्यूटर्स में हम क्या किया करते थे, लो लेवल लैंग्वेज का प्रयोग करते थे। अब दोस्तों अगर हम बात करें और, तो इनकी मुख्य विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं कुछ, कि इस तरह के कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं क्या थी स्पेशल, तो इनकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात करें तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों इनके अंदर पहला पॉइंट लिखेंगे विशेषता में हम, सीमित मुख्य भंडारण क्षमता होती थी। इनके अंदर सीमित भंडारण क्षमता होती थी। अभी हाल ही वर्तमान में जैसे आप देख पाते हो, आपके कंप्यूटर से आप पेन ड्राइव लगा लेते हो, मेमोरी कार्ड लगा लेते हो, तो आपकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसको आप एक्सटेंड कर पाते हो। बट प्रथम जनरेशन के कंप्यूटरों में एक सीमित हुआ करती थी, लिमिटेड, जो कि आपकी केबी और एमबी के अंदर। अगर आपने भी जब 2G के समय में अगर जब फर्स्ट टाइम मोबाइल रखा होगा तो आपको मालूम होगा आपने 212 MB या 512 MB के मेमोरी कार्ड देखे होंगे। तो वो आज के कंपैरिजन में अगर हम बात करें, आज के मोबाइलों में, एंड्रॉइड मोबाइल में आप मेमोरी स्पेस देख पाते हो 256 GB का होता है, मैक्सिमम 128 GB का स्टोरेज होता है। जो कंपैरिजन में बात करें तो उस समय बहुत कम हुआ करता था। दूसरा अगर हम मेन पॉइंट बात करें विशेषता में, तो धीमी गति के इसके अंदर क्या हुआ करते थे, धीमी गति के इनपुट और आउटपुट। तो यानी कि इसकी जो इनपुट हम कंप्यूटर के अंदर एंटर करवाते थे उसको लेने की जो स्पीड थी वो बहुत स्लो थी, और आउटपुट देने की स्पीड भी क्या थी बच्चों, इसकी स्लो थी। अब दोस्तों इसके अंदर हम मुख्य पॉइंट की बात करें छठे की, अगर इस प्रथम पीढ़ी के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो काम में लाया जाता था बच्चों, वो इस जनरेशन के अंदर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे पॉइंट हो गए मेन रूप से, कि अगर इन कंप्यूटर की प्रथम जनरेशन के हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो सबसे पहले इनके अंदर जो मेन मुख्य डिवाइस काम में ली जाती थी वो आपकी बच्चों क्या कहलाती थी, निर्वात नली। स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो स्टोरेज डिवाइस के रूप में हम चुंबकीय ड्रम और पंच कार्ड का उपयोग किया करते थे। थर्ड, अगर हम बात करें आकार और साइज की, तो बच्चों ये विशाल आकार के हुआ करते थे। इनके आकार क्या हुआ करता था, बड़ा आकार हुआ करता था, कमरे से भी बड़े आकार के हुआ करते थे। अगर हम इनके चौथे पॉइंट की बात करते हैं, इन कंप्यूटर्स की जो स्पीड हुआ करती थी वो बहुत स्लो हुआ करती थी, धीमी गति हुआ करती थी। अगर इस प्रकार के कंप्यूटर के अंदर काम में ली जाने वाली लैंग्वेज या भाषा की बात करें तो बच्चों मशीनी लैंग्वेज, मशीनी भाषा जो कि लो लेवल लैंग्वेज के नाम से आपकी जानी जाती है, उसको हम काम में लेते थे। और मुख्य विशेषता की बात करें
तो सीमित भंडारण यानी कि स्टोरेज जो कैपेसिटी होती थी वो लिमिटेड हुआ करती थी, और इनकी इनपुट और आउटपुट को प्रोसेस करने की जो गति थी वो बच्चों बहुत धीमी हुआ करती थी। और दोस्तों इन कंप्यूटर के अंदर जो मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लिया जाता था वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता था। अब हम महत्वपूर्ण चीज की बात करते हैं, तो इस जनरेशन के जो मेन कंप्यूटर्स थे उनके एग्जांपल्स को देखते हैं। तो बच्चों आइएगा, इस जनरेशन के अंदर जो कंप्यूटर्स काम में लिए जाते थे वो बच्चों किस नाम से जाने जाते थे? तो हम आते हैं, बात करते हैं। तो इस जनरेशन के कंप्यूटर की बात करें तो ENIAC किस नाम से जाने जाते थे? ENIAC, ठीक है बच्चों, एडवेक, एडसेक और यूनिवेक। ये दोस्तों फर्स्ट जनरेशन के आपके कंप्यूटर्स के क्या हैं? नाम है। अक्सर एग्जामिनर इनकी डायरेक्ट आपसे फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो बच्चों आप इनकी कमेंट बॉक्स में मेरे को फुल फॉर्म लिख के बताइएगा ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है? ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बच्चों ENIAC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये होती है बच्चों ENIAC की फुल फॉर्म। अगर हम एडवेक की बात करते हैं तो एडवेक की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो दोस्तों फुल फॉर्म आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि काफी एग्जामों में डायरेक्ट आपसे, जैसे राजस्थान पटवार हुआ या कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई, इनमें आपसे फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स की। थर्ड की बात करें, एडसेक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। थर्ड की अगर हम बात करें तो दोस्तों यूनिवेक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको मालूम होना चाहिए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कौन कौन से थे। इनके अलावा एक कंप्यूटर का नाम और याद रखिएगा, मार्क फर्स्ट। ये पांचों एग्जाम्पल फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर्स के बारे में। अब आइएगा हम बात करते हैं नेक्स्ट कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी के बारे में, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो बच्चों कंप्यूटर की अगर हम सेकंड जनरेशन की बात करें या कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी की बात करें, तो जो इसका टाइम ड्यूरेशन था, अगर हम इसकी टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो बच्चों 1956 से लेके और 1964 तक का जो पैरा था उसके अंदर जो कंप्यूटर हम काम में लेते थे वो आपके क्या कहलाते थे? द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते थे। और आप इमेज में देख सकते हो ये आपके सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स ऐसे हुआ करते थे। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर आप देख पा रहे होंगे, यहां पर एक विशाल आकार में मैंने ग्राफिक्स में इमेज डाली है, तो आप देख पा रहे हो कमरे के आकार के बराबर मैकेनिकल कंप्यूटर हुआ करते थे। ठीक है, चार्ल्स बेबेज के द्वारा आपको मालूम होगा 1822 में पहली बार मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। जो कौन सा था आपका, कौन सा था बच्चों? 1822 में एनालिटिकल, और 1833 के अंदर डिफरेंशिएट इंजन का निर्माण किया गया था। ठीक है, अब द्वितीय पीढ़ी की अगर हम बात करें मुख्य रूप से फर्स्ट पॉइंट की, कि इसके अंदर
इन कंप्यूटर्स के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी मुख्य रूप से काम में ली जाती थी या कौन सी डिवाइस? तो मुख्य डिवाइस, तो मुख्य डिवाइस इस प्रकार के कंप्यूटरों में, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो हम काम में लेते थे बच्चों, वो थी ट्रांजिस्टर। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है आपसे ऐसे कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य उपकरण कौन सा काम में लिया जाता था? तो बच्चों आपको ध्यान रखना है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर मेन सेमीकंडक्टर डिवाइस थी जिसके बेस्ड पे ये कंप्यूटर्स वर्क किया करते थे। अगर हम बच्चों ट्रांजिस्टर की बात करें तो आपको मालूम होगा या आपको याद रखना है, जिनको मालूम नहीं है, विलियम विलियम शॉकले ने इसकी क्या करी थी, खोज की थी ट्रांजिस्टर की। ट्रांजिस्टर की खोज कब करी थी बच्चों? 1947 के अंदर। कब करी थी? 1947 के अंदर ट्रांजिस्टर का निर्माण किया गया था विलियम शॉकले के द्वारा। आगे हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो बच्चों वही बात करेंगे जो हमने फर्स्ट पीढ़ी के अंदर देखा था, स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस की बात करें यानी कि संग्रहण डिवाइस के रूप में हम किसको काम में लेते थे? तो इन कंप्यूटर में संग्रहण डिवाइस के रूप में हम, संग्रहण डिवाइस के रूप में चुंबकीय टेप, या बच्चों अगर हम बात करें तो पंच कार्ड रीडर का उपयोग किया करते थे। चुंबकीय टेप, मुख्य रूप से हम चुंबकीय टेप, चुंबकीय टेप या मैं बोल दूं डिस्क का हम क्या करते थे, उपयोग करते थे। इसके अलावा दूसरा चुंबकीय कोर मेमोरी या पंच कार्ड रीडर, पंच कार्ड रीडर का उपयोग करते थे। इन्हीं का हम फर्स्ट जनरेशन में भी उपयोग किया करते थे। नेक्स्ट अगर थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं तो बच्चों अगर इनके साइज की बात करें, साइज बोले तो अगर इनके आकार की बात करें तो ये कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी की तुलना में छोटे आकार और सामान्य गति के हुआ करते थे। क्या लिखेंगे बच्चों? प्रथम पीढ़ी की तुलना में, प्रथम पीढ़ी की तुलना में कम आकार के। क्लियर? चौथे पॉइंट अगर हम स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड यानी गति की बात करेंगे तो बच्चों गति इन कंप्यूटर्स की, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स की प्रथम पीढ़ी की तुलना में क्या थी? ज्यादा थी। तो आप लिखोगे प्रथम पीढ़ी की तुलना में अधिक गति थी। इनकी जो काम करने की स्पीड थी बच्चों वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में अधिक थी। इनपुट लेने की कैपेसिटी और आउटपुट अवेलेबल करवाने की कैपेसिटी। ठीक है दोस्तों। और अगर हम बात करें तो अब पांचवा पॉइंट जो है हमारा वो होगा बच्चों लैंग्वेज। इन कंप्यूटर में कौन सी भाषा प्रयोग में लाई जाती थी? तो भाषा की अगर हम बात करें तो इन कंप्यूटर्स में बच्चों असेंबली, आप याद रखिएगा, असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता था। असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता था। असेंबली भाषा की बात करें तो असेंबली भाषा के अंदर आप पढ़ते हो कोबोल और फोर्टोन। तो दोस्तों इसी पीढ़ी में यानी कि सेकंड जनरेशन के अंदर ही, सेकंड जनरेशन के अंदर ही आपकी कोबोल और फोरट्रैन भाषा का प्रयोग करना शुरू किया गया। कोबोल और फोर्टोन भाषा का प्रयोग कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी में ही आपका शुरू किया गया। अब दोस्तों इनकी कुछ हम इंपॉर्टेंट अगर विशेषता की बात करते हैं तो इनकी विशेषता, तो आकार में क्या थे ये? आकार में इनमें क्या हुई? प्रथम पीढ़ी की तुलना में, प्रथम पीढ़ी की तुलना में आकार में कमी व गति में अधिकता। पहला पॉइंट हो गया
दूसरा पॉइंट हो गया, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों कोबॉल और फोर्ट्रान असेंबली भाषा का प्रयोग किए जाना लगा, तो इन कंप्यूटरों को व्यवसाय एवं इंडस्ट्री में क्या किया जाने लगा, उपयोग में लाया जाना लगा। व्यवसाय व इंडस्ट्री में उपयोग में इनको क्या किया जाने वाला, काम में लाया जाने लगा। नेक्स्ट अगर हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हमारा छठा नंबर का होगा। वो क्या होगा बच्चों, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लाया जाने लगा बच्चों, वो याद रखिएगा, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य रूप से उपयोग किया गया। और दोस्तों अगर और हम विशेषताओं की बात करें तो इनके अंदर क्या था, आकार में ये बड़े थे बट फर्स्ट जनरेशन की तुलना में छोटे थे। तो इनके अंदर क्या हीटिंग की प्रॉब्लम होती थी, तो हीटिंग को कम करने के लिए दोस्तों इन कंप्यूटर्स के साथ में हम क्या करते थे, हीटिंग को कम करने के लिए इन कंप्यूटर को एयर कंडीशन की जरूरत हुआ करती थी। एवं इनको जब भी लगाते थे तो एक खुले स्पेस में या स्थान पे लगाते थे, जिससे इनमें से क्या है, बहुत अधिक मात्रा में हीट ट्रांसफर होती है, हीट निकलती है। ठीक है, अगर हीट एक जगह एब्जॉर्ब होगी, कंजर्व कर लेंगे इनके जो भी उपकरणों के कंपोनेंट या डिवाइस, तो बच्चों इनमें आग लगने की संभावना होती थी। इसलिए इस प्रकार के कंप्यूटर के साथ में एयर कंडीशन का उपयोग किया जाता था। अब दोस्तों हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के एग्जाम्पलों की बात करते हैं तो IBM 70, IBM 1400 और IBM 1600, ये मुख्य रूप से आपके सेकंड जनरेशन के कंप्यूटरों के उदाहरण थे। इस जनरेशन में ये IBM 70, IBM 1400, IBM 1600 कंप्यूटर काम में लिए जाते थे। अब दोस्तों अगर एग्जामिनर आपसे IBM का फुल फॉर्म पूछ ले तो आपको मालूम होना चाहिए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये IBM का फुल फॉर्म होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट आगे चलते हैं, हम कंप्यूटर की थर्ड पीढ़ी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों थर्ड जनरेशन की अगर बात करें तो थर्ड जनरेशन का जो पैरा था दोस्तों, वो 1964 से लेके और 1971 के बीच में जो कंप्यूटर काम में लाए गए, वो कंप्यूटर आपके क्या कहलाए, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर कहलाए। जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे, इस तरह के कंप्यूटर, यानी कि जो ब्लैक एंड व्हाइट कंप्यूटरों की शुरुआत हुई आपकी, जो आकार में द्वितीय पीढ़ी वाले कंप्यूटर थे, उनसे आकार में भले ही छोटे हो, लेकिन अभी भी जो इनकी स्पीड थी वो बहुत स्लो थी। आकार कंपैरिजन में वर्तमान में जो प्रेजेंट में कंप्यूटर काम में लाए जाते हैं उनकी तुलना में अधिक था। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनका जो पैरा अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कब काम में लाए जाते थे, किस समय काम में लिए जाते थे, तो 1964 से 1971 में तक ये थर्ड जनरेशन कहलाए कंप्यूटर। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं इनके स्विचिंग डिवाइस या मेन डिवाइस, इनके अंदर कौन सी काम में ली जाती थी, या उसको हम स्विचिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों इनके अंदर हम आईसी को काम में लेते थे। आईसी के फुल फॉर्म की बात करें तो इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से इसको जाना जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का फुल फॉर्म होता है। और आईसी का निर्माण की बात करें तो आईसी के निर्माण की बात करें तो जैक किल्बी के द्वारा
जैक किल्बी के द्वारा आईसी का निर्माण किया गया था बच्चों 1964 के अंदर। 1964 के अंदर आईसी का जैक किल्बी के द्वारा निर्माण किया गया था। क्लियर। अब बच्चों हम दूसरा पॉइंट इसका ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद में बच्चों अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट, इस जनरेशन के कंप्यूटर में जो स्टोरेज डिवाइस काम में ली जाती थी तो वो कौन सी हुआ करती थी, यानी कि संग्रहण डिवाइस, या हम बोल दे मेमोरी डिवाइस। तो संग्रहण डिवाइस जो काम में ली जाती थी बच्चों वो थी उच्च स्तरीय चुंबकीय कोर का उपयोग किया जाता था, यानी कि चुंबकीय कोर का उपयोग किया जाता था। इसी को हम चुंबकीय डिस्क के नाम से भी जानते हैं, चुंबकीय डिस्क के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इस प्रकार के कंप्यूटर्स की, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की साइज की बात करें तो यह द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में क्या बच्चों, कंप्यूटर की तुलना में आकार में छोटे हुआ करते थे। फोर्थ पॉइंट, अगर हम इनके स्पीड की बात करें तो दोस्तों इनकी स्पीड भी सेकंड जनरेशन की तुलना में क्या थी, सेकंड जनरेशन की तुलना में, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स की तुलना में अधिक थी। दोस्तों ये पॉइंट है, इन्हीं पॉइंट से आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। अब दोस्तों अगर हम इसकी लैंग्वेज की बात करें, फिफ्थ पॉइंट, इनके अंदर जो भाषा काम में ली जाती थी तो इस प्रकार के, यानी कि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था। हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो कोबोल 68, फॉर्ट्रैन, फोर्थ, बेसिक, ये भाषाएं आपकी हाई लेवल भाषाएं कहलाती हैं। इसके अलावा अगर और पॉइंट देखें हम इस जनरेशन के, थर्ड जनरेशन के अंदर, तो दोस्तों अगर इन कंप्यूटर्स की हम विशेषताएं देखें, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की हम विशेषताएं देखें तो इन कंप्यूटर में आईसी के उपयोग के कारण इनकी गति तेज व संग्रहण क्षमता अधिक हुआ करती थी। आईसी के उपयोग के कारण इन कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता अधिक व गति तेज हुआ करती थी। इसके अलावा और बात करें तो इनके अंदर इनपुट व आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए इन कंप्यूटर में इनपुट व आउटपुट को नियंत्रण करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर्स का उपयोग किया जाने लगा। इसके बाद में अगर हम बात करें बच्चों, इसके बाद में अगर हम इसी में बात करें तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम
ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लाया जाता था वो रिमोट प्रोसेसिंग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रिमोट प्रोसेसिंग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अलावा ये टाइप्स होते हैं बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम के। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे तब इनके बारे में जानेंगे। इसके अलावा ये जो कंप्यूटर हुआ करते थे वो मल्टी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर हुआ करते थे। तो बच्चों आपके समझ में आ गई होगी कि इस तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य रूप से क्या क्या तकनीक का उपयोग किया जाता था। अगर अब हम इनके एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, एग्जाम्पल की बात करें तो IBM सिस्टम 360 और IBM सिस्टम 390 ये इसके मुख्य एग्जाम्पल हैं। अब आइएगा दोस्तों हम फोर्थ जनरेशन पे बात करते हैं, फोर्थ कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी। तो कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी की अगर पैरा की बात करें तो 1971 से 1985 तक के जो कंप्यूटरों का समय था वो कंप्यूटरों की चतुर्थ पीढ़ी के नाम से जाना जाता था। देखिएगा इस तरह के कंप्यूटर्सों का इस पीढ़ी में निर्माण किया गया था। अब अगर दोस्तों हम बात करें इस पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर जो मेन स्विचिंग डिवाइस थी, मेन स्विचिंग डिवाइस के बारे में बात करें तो बच्चों इसके अंदर हमने आईसीज का ही प्रयोग किया, लेकिन वो आईसीज का प्रयोग बड़े लेवल पर किया जिसको हम एलएसआई या वीएलएसआई तकनीक टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। वीएलएसआई की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये बच्चों वीएलएसआई का फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, हम स्टोरेज डिवाइस की बात करें, इस जनरेशन के कंप्यूटरों में स्टोरेज डिवाइसेज कौन सी काम में ली जाती थी तो बच्चों इस प्रकार के कंप्यूटरों में हमने सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइसेज का उपयोग करना शुरू कर दिया था। मेमोरी डिवाइसेज का उपयोग करना क्या कर दिया था बच्चों, स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, अगर इनके हम साइज की बात करें तो बच्चों कंपैरिजन में जो इनका साइज था वो तृतीय पीढ़ी की तुलना में क्या हुआ बच्चों, और छोटा हो गया था। और अगर स्पीड की बात करें तो तृतीय पीढ़ी की तुलना में अधिक हो गई थी इनकी स्पीड और फास्ट हो गई थी बच्चों। इसके बाद में अगर हम इसमें लैंग्वेज की बात करें, इस जनरेशन के कंप्यूटर्स की अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें बच्चों तो इनके अंदर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का उपयोग किया जाने लगा। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिनमें बात करेंगे हम जिनमें स्पेशली बात करें तो सी बेसिक रूप से आपको सुनने को और देखने को मिली होंगी, कुछ स्टूडेंटों को इनके बारे में नॉलेज भी होगी। सी प्लस प्लस, जावा आदि, ये आपकी इस तरह की हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काम में ली जाने लगी। क्लियर बच्चों। 6 पॉइंट की बात करते हैं हम।
6 पॉइंट की बात करें तो इस प्रकार के जो कंप्यूटरों में हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। तो इस प्रकार के कंप्यूटरों में जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लिया जाने लगा, एमएस डोस, माइक्रोसॉफ्ट विंडो यानी कि एमएस विंडो, ये दो मुख्य रूप से ऑपरेटिंग सिस्टमों की शुरुआत हुई इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में। इसके अलावा अब हम विशेषताओं की बात करें, अगर चतुर्थ पीढ़ी की हम विशेषताओं की बात करें तो आइएगा देखते हैं। तो इनके इस जनरेशन में यानी कि चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों में पहली बार फर्स्ट टाइम नेटवर्क का विकास किया गया। नेटवर्क क्या हुआ बच्चों? नेटवर्क का विकास हुआ, जिसको आज हम इंटरनेट क्रांति के नाम से जानते हैं ना, उसकी पहली बार जो शुरुआत हुई थी कंप्यूटर्स में, फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर्स में की गई। इसके अलावा हम इसमें बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटरों का निर्माण किया गया। माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर्स का क्या किया गया बच्चों? निर्माण किया गया। और इसी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर जब काम में लाया जाने लगा तो मिनी कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर्स डिजाइन किए गए, जिनको बेसिक रूप से व्यावसायिक और घरेलू कामों में लाया जाने लगा। अब दोस्तों हम इस जनरेशन के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप याद रखिएगा, जो कंप्यूटर आपके कम बजट के अभी वर्तमान समय में आप यूज करते हो, वो कंप्यूटर आपके चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर ही कहलाते हैं। अगर हम बात करें तो आईबीएम के द्वारा पीसी जो बनाए गए, ठीक है, उनकी बात करें तो पेंटियम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनको बेसिक रूप से हम बोलते हैं किससे? P1, P2, P3, P4 नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये स्पेशली रूप से क्या होता है बच्चों, ये आईबीएम के द्वारा मान लो या इंटेल के द्वारा जो प्रोसेसर डिजाइन किए जाते हैं उनकी जनरेशन होती है, और ये कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है उसका क्या होता है? प्रकार होता है। इसके अलावा ड्यूल कोर और क्वाड कोर, ये कंप्यूटर आपके फोर्थ जनरेशन के अंदर डिजाइन किए गए थे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आपकी फिफ्थ जनरेशन। तो कंप्यूटर की दोस्तों ये अंतिम और पंचम पीढ़ी है, जो कि 1985 से लेके और वर्तमान समय में जो कंप्यूटर काम में लिए जा रहे हैं या जिन पर कंप्यूटर काम किया जा रहा है, वो सभी कंप्यूटर आपके पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं। आप इमेज में देख पा रहे होंगे, इस तरह के जो पर्सनल या डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं, वो कंप्यूटर आपके पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं। इसी के अंदर आपके लैपटॉप आ जाते हैं, इसी के अंदर आपके टैबलेट आ जाते हैं, इसी के अंदर आपके थिंकपैड आ जाते हैं अभी, और जितनी भी आपकी क्रोम बुक है, मिनी बुक है, या मोबाइल है, टैबलेट है, ठीक है, पीसी है, ये सब कंप्यूटर आपके फिफ्थ जनरेशन के अंदर आते हैं। फिफ्थ जनरेशन के अंदर आते हैं। क्लियर दोस्तों? तो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के बारे में भी हम जान लेते हैं मुख्य बिंदु। तो दोस्तों फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर अगर हम मेन डिवाइस की बात करें, मेन डिवाइस या स्विचिंग डिवाइस की बात करें तो दोस्तों वीएलएसआई तकनीक पे बेस्ड ही सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा इसमें दोस्तों यूएलएसआई तकनीक को भी शामिल कर लिया गया है। यूएलएसआई की बात करें तो अल्ट्रा
लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका फुल फॉर्म होता है ULTRA, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्लियर। और इसी के साथ में बात करें तो दोस्तों भी वर्तमान समय में आपको मालूम होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी काम किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर समझें तो इसको बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्लियर दोस्तों। तो कंप्यूटर को मानव के मस्तिष्क के लेवल में डिजाइन किया जा रहा है कि कंप्यूटर जो ऑपरेशन मानव करता है वही सारे ऑपरेशन समझ सके। अगर मानव इमोशंस को कंट्रोल करना जानता है तो आपके कंप्यूटर भी इमोशंस को कंट्रोल करना सीखे। इस लेवल पर कंप्यूटर को लाया जा रहा है, ये कंप्यूटर को डिजाइन किया जा रहा है, इस पर अभी वर्क किया जा रहा है। क्लियर दोस्तों। अगर दूसरा पॉइंट, ये पहला हो गया, दूसरा पॉइंट स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो स्टोरेज डिवाइसेज की बात करें तो इनके अंदर ऑप्टिकल मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी, इसके साथ ही इन जनरेशन के कंप्यूटरों में सेमीकंडक्टर मेमोरी का क्या किया जाने लगा, उपयोग किया जाता है। अब अगर हम इनके आकार और साइज की बात करें, आकार यानी कि साइज की बात करें तो दोस्तों ये सभी जितनी भी हमने पीढ़ियां पढ़ी हैं, सभी पीढ़ियों की तुलना में आकार में सबसे क्या होते हैं बच्चों, छोटे होते हैं। और इनकी स्पीड की बात करें तो इनके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के प्रोसेसर काम में लिए जाते हैं तो इनकी क्या होती है, स्पीड बहुत फास्ट होती है, यानी कि तेज गति। इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो फास्ट होती है। प्रोसेसिंग बोलते हैं कार्य करने की जो गति होती है बच्चों उसको, यानी कि यूजर के द्वारा इसको कंप्यूटर को इनपुट दिया गया और उस इनपुट को वो कितनी देर में कितनी जल्दी से जल्दी प्रोसेस करे और यूजर को आउटपुट उपलब्ध करवा दे आउटपुट में। इसके अलावा इनकी हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज इनके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज, लेटेस्ट हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो लेटेस्ट लैंग्वेज है जिनका नाम हम जानते हैं जावा, .NET, PHP, ठीक है। इसके अलावा और भी लेटेस्ट बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं जिन पर वर्तमान में कंप्यूटर्स काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कुछ विशेषताओं की, इन कंप्यूटर्स की विशेषताओं की बात करें, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताओं की बात करें तो नेटवर्किंग के क्षेत्र में इंटरनेट, ईमेल और मल्टीमीडिया, यानी कि ये मुख्य रूप से वर्तमान में नेटवर्किंग के क्षेत्र में उपयोग में लाए जा रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेट, ईमेल, मल्टीमीडिया की बात करें तो जो आपका ये म्यूजिक होता है, वीडियोज होते हैं, ये सभी, और सॉन्ग होते हैं, रिकॉर्डिंग होती है, ये सभी जो प्रोग्राम होते हैं आपके, ये सभी मल्टीमीडिया के अंदर आते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो WWW, इसका अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेव। ये सारे कार्य पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर किए जाते हैं। अब दोस्तों अगर हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, अगर मुख्य रूप से इनके कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो हम देखेंगे एग्जाम्पल आपके इनके नोटबुक, मैकबुक, IBM PC, सुपर कंप्यूटर, प्लैम टॉप दोस्तों वो कंप्यूटर होते हैं जो आकार में बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम प्लाम बोलते हैं, हमारी हथेली पर रख करके क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। पीडीए कंप्यूटर वो होते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट,
पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये कंप्यूटर आपने देखा हो तो रेलवे स्टेशन पर, या दोस्तों बड़े बड़े मॉलों में आपने देखा हो, या मेट्रो स्टेशन पर आपने देखा हो, तो पर्सनली कंप्यूटर बॉक्स के आकार के लगे हुए होते हैं। उनमें कोई भी यूजर जाकर के बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे अपन प्लेटफॉर्म की बात करें तो आप कंप्यूटर उसके अंदर पर पीडीए के अंदर क्या करते हो, पीएनआर नंबर डालोगे तो आपके टिकट की कंफर्मेशन डिटेल है जो भी है सारी आप चेक कर सकते हो रेलवे स्टेशन पर। इसके अलावा आप ट्रेन कितनी लेट है, कौन सी ट्रेन कब आएगी, तो ट्रेन का नंबर डाल करके आप ट्रेनों को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये सभी कंप्यूटर आपके क्या कहलाते हैं, जैसे बैंकिंग के अंदर काम में लेते हो आप, एटीएम मशीन हो गई, ये आपके पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कंप्यूटर कहलाते हैं। इसके अलावा अगर दोस्तों हम कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण और विशेष बातें अगर हम जानना चाहें तो देखिएगा, कुछ और भी हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं। अगर एग्जामिनर पूछ ले आपसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यहीं पर शॉर्ट नोट लगा के लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, ट्रांजिस्टर का आविष्कार पूछ ले तो दोस्तों 1947 में विलियम शॉकले के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। विलियम शॉकले या शॉकटले बोल सकते हैं। अगर दोस्तों हम बात कर लेते हैं आपके जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेज होते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेज किसके बने होते हैं, किसके बने होते हैं, ये क्वेश्चन दोस्तों वो हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो ये जर्मेनियम, जीई व एसआई बोले तो सिलिकॉन के बने होते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं आईसी की अगर हम बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। और इंटीग्रेटेड सर्किट की हम इसकी विकास की बात करें तो इसका विकास 1958 के अंदर, या अगर दोस्तों आपको 1964 भी लिखा मिल जाए तो दोनों सही है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और जैक किल्बी के द्वारा किया गया, जैक किल्बी के द्वारा किया गया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कुछ विशेष तरह के कंप्यूटर्स और भी होते हैं, उन पर जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे तब बात करेंगे, जैसे नैनो कंप्यूटर, इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटर। इनके बारे में दोस्तों जब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स तब स्टडी करेंगे। अब दोस्तों समराइज कर लेते हैं, देखिएगा हम इस टेबल के द्वारा, अगर जिन स्टूडेंट को समझना था डिटेल में, मैंने पूरा डिटेल के अंदर समझाया दोस्तों। जो मैंने बताया आपको इन पीडीज के बारे में, ये कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में, इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं जाएगा। और दोस्तों आपको विद इन कुछ सेकंड के अंदर अगर प्रिपेयर करके जाना है तो दोस्तों आप इस कंप्यूटर की सारी जनरेशंस को इस टेबल के द्वारा समराइज कर सकते हो। देखिएगा अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं तो 1942 से 1959 तक इसके अंदर जो मेन हमारी स्विचिंग डिवाइस थी वो थी दोस्तों वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, हार्डवेयर फीचर्स की बात करें तो मेन जो मुख्य हार्डवेयर यानी कि जो स्विचिंग सर्किट था वो था वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड। पंच कार्ड बोले तो आपकी मेमोरी डिवाइसेस थी या स्टोरेज डिवाइसेस थी। कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषता की बात करें तो इसके अंदर लो लेवल लैंग्वेज को काम में लिया जाता था, तो सपोर्ट मशीन लैंग्वेज काम में ली जाती थी। ठीक है, और आकार में क्या हुआ करते थे, साइज में ये क्या हुआ करते थे, हग हुआ करते थे, आकार में बड़े थे। इनके अंदर से क्या है, हीट ट्रांसमिट हुआ करती थी और इनके अंदर बड़े लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर की खपत हुआ करती थी। ठीक है, और अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एनीसेक, एडवेक और यूनिवेक, और इसके अलावा हम बोल दें तो मार्क फर्स्ट, ये इसके क्या थे बच्चों, एग्जाम्पल थे।
सेकंड जनरेशन की बात करें तो इस जनरेशन में हम ट्रांजिस्टर का उपयोग करते थे और स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक टेप का उपयोग करते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन फास्टर थे, इनकी जो स्पीड थी वो ज्यादा थी, और कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन जो आकार था, साइज था, वो इसका लेस था, ठीक है, और कॉस्टली थे, और इसमें हमको एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता होती थी। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो आईबीएम के जितने भी कंप्यूटर थे सभी। थर्ड जनरेशन की बात करें तो 1956 से 1975 तक की जो जनरेशन थी वो थर्ड थी। इसके अंदर हम आईसीज का उपयोग किया करते थे और लार्ज कैपेसिटी डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप ये आपके स्टोरेज या भंडारण डिवाइस के रूप में काम में लिए जाते थे। और बात करें तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता था। ये फास्टर थे, ठीक है, और साइज में स्मॉलर थे, और ये क्या थे, समय के साथ में अपडेट हो जाते थे। इसके एग्जाम्पल भी पीडीपी, सीडीसी और आईबीएम। फोर्थ जनरेशन की बात करें तो 1975 से 1985 तक इनके अंदर दोस्तों हमने बात करी थी वीएलएसआई टेक्नोलॉजी को काम में लिया गया था। और फिफ्थ जनरेशन की अगर हम बात करें तो फिफ्थ जनरेशन में वीएलएसआई प्लस यूएलएसआई टेक्नोलॉजी को काम में लिया गया था। और बाकी दोस्तों अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हो फोर्थ जनरेशन में तो मल्टी प्रोसेसिंग जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ये कंप्यूटर थे। साइज में छोटे थे और आकार में छोटे थे, और इनकी जो गति थी वो क्या थी बच्चों, कंपेयर टू थर्ड जनरेशन फास्ट थी, ठीक है। और इसके एग्जांपल आप दे सकते हो एप्पल डेस्कटॉप पीसी, और जो आपके इंटेल के जो पेंटियम फर्स्ट, पेंटियम सेकंड, पेंटियम थर्ड, ये सभी कंप्यूटर आपके फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे। फिफ्थ जनरेशन की अगर बात करें तो दोस्तों आपके जो पर्सनल डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सभी कंप्यूटर फिफ्थ जनरेशन के थे। इनके अंदर पावर कंज्यूमशन कम था, साइज बहुत छोटी थी और स्पीड बहुत फास्ट थी। इनपुट आउटपुट की जो स्पीड थी वो बहुत अधिक थी। और इसी जनरेशन के अंदर इंटरनेट का आविष्कार हुआ, आपका WW वर्ल्ड वाइड वेब का डेवलप हुआ, इंटरनेट को जाने जाने लगा। इसके अलावा ईमेल का आविष्कार हुआ। ये सभी कार्य आपके फिफ्थ जनरेशन में हुए। तो दोस्तों इस तरीके से आज की क्लास में हमने कंप्लीट किया आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वाला टॉपिक। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अधिक से अधिक आपके दोस्तों को क्लास को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।